हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन एवीएस कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम क्लास 7 के पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट है हमारा पदार्थ जिसको कि द्रव्य भी कह सकते हैं हम। इंग्लिश में इसे मैटर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या है। पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता। तो यह है पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। इसका अनुभव या इसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ तो चाहिए है ज्ञानेंद्रियां, जिसका ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा स्थान और भार। तो पदार्थ स्थान घेरता है और पदार्थ में भार होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परमाणु। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परमाणु। आइए देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु अणु का सूक्ष्मतम, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पदार्थ का कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। तो ये हुआ अणु की परिभाषा। आगे हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था क्या होती है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अगला हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। इससे पहले हम अणु और परमाणु इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अणु और परमाणु।
परमाणु तथा अणु। हमने परिभाषा में देखा 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु अगर हम लेंगे तो ये हमारा होगा H। कैपिटल H एक हाइड्रोजन का परमाणु है। जबकि अणु की अगर हम बात करेंगे तो हमें H2 लिखना पड़ेगा, जो कि H+H हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोग से बनता है एक हाइड्रोजन का अणु। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु है, जबकि H एक हाइड्रोजन का परमाणु है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु। H क्या है हमारा? हाइड्रोजन परमाणु है। जबकि H2 क्या है हमारा? हाइड्रोजन अणु है। ये हमारा हाइड्रोजन अणु है। तो परमाणु और अणु में बस यही अंतर है। परमाणु क्या होता है? एक सिंगल यूनिट है, जबकि हाइड्रोजन या अणु ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। आइए अब बात करते हैं हम पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः। जब वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं। तो 3 क्या हैं? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले ठोस, पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा हमारा है गैस। जबकि अन्य जो अवस्थाएं हैं, चौथी जो अवस्था है वह होती है हमारी प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा होती है और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन हमें मुख्यतः पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं ठोस, द्रव, गैस क्या है। पुश कर दो। तो पदार्थ की अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं की जो व्याख्या की गई है अणुओं के आधार पर की गई है, अणुओं के आधार पर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है ठोस। ठोस की परिभाषा को देखते हैं। ठोस, जिसको कि इंग्लिश में हम सॉलिड कह सकते हैं। तो ठोस क्या है इसको जानते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच स्थान बहुत ही शून्य होता है, नगण्य होता है। अणु अर्थात बहुत पास पास होते हैं। ठोस की आकार तथा आयतन निश्चित होता है। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें अगर तो हम, वह पदार्थ या ठोस वह पदार्थ होता है जिसमें अणु बहुत अधिक पास पास स्थित होते हैं। ठोस वह पदार्थ होता है जिसमें अणु बहुत अधिक पास पास स्थित होते हैं तथा अंतराणुक बल बहुत अधिक होता। अंतराणुक बल बहुत अधिक होता है। अंतराणुक बल क्या है?
इसकी परिभाषा पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठोस का आकार, आकार अर्थात आकृति, ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसमें अणु बहुत अधिक पास पास होते हैं। इनमें अणुओं की जो स्थिति होती है वो बहुत पास पास होती है, बहुत निकट होते हैं। तथा अंतराणु बल बहुत अधिक होता है। अंतराणु बल क्या है? अणुओं के मध्य, अंतराणु बल क्या होता है? अणुओं के मध्य आपस में लगने वाले बल को हम अंतराणु बल कहते हैं। यह बल आकर्षण बल होता है। अंतराणु बल एक प्रकार का आकर्षण बल का उदाहरण है। तो अणु बहुत पास पास होने के कारण अंतराणु बल का जो मान होता है बहुत अधिक होता है। ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या? आकार और आयतन ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आइए इसको हम समझते हैं फिगर से। जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो इसके अणु कैसे होंगे इसको दिखाने का प्रयास करते हैं हम। जैसा कि आप फिगर को देख रहे होंगे तो इसमें जो अणु की स्थिति है वह बहुत ही पास पास है। अणु आपस में बहुत सटे हुए हैं। इनके बीच अंतराणु का स्थान जो ये स्पेसिंग दिख रही है बहुत ही कम है। ठोस जो होते हैं इनके अंतराणु का स्थान बहुत ही कम होते हैं गैस और द्रव की अपेक्षा में। तो ये हमारा ठोस है। इसमें अणु की स्थिति आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अणु क्या है? पास पास है। अणु के पास पास होने के कारण ही अणु बहुत पास पास होने के कारण ही इनकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होता है। अब अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट में क्या है इसमें द्रव की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव क्या है, इसकी परिभाषा। द्रव की बात करते हैं, लिक्विड। द्रव की हम बात करने वाले हैं। द्रव क्या होता है? पदार्थ का वह भाग या वह संरचना जिसमें वह पदार्थ या द्रव वह पदार्थ होता है जिसमें अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं तथा अंतराणु बल
ठोस की अपेक्षा कम होता है। अंतराणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, लिखने जा रहे हैं हम आगे। द्रव, इसमें आकृति अर्थात आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। तो द्रव वह पदार्थ होता है जिसमें अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तथा अंतराणुक बल ठोस की अपेक्षा क्या होगा? यहाँ पर कम होगा। इसमें आकृति अनिश्चित होती है। आपको यही ध्यान देना है, इसमें द्रव की आकृति अनिश्चित होती है जबकि आयतन निश्चित होता है। तो देखिए इसमें अणु जो है, अणु की व्यवस्था जो है, अणु यहाँ पे थोड़ा दूर दूर स्थित है, इसलिए इनके मध्य अंतराणु बल क्या होगा? ठोस की अपेक्षा कम होगा। अणु की स्थिति ही आकार को बताती है कि आकार कैसा हो जाएगा हमारा? अनिश्चित होगा। अणु दूर दूर होने के कारण ही आकृति क्या हो रही है यहाँ पर? अनिश्चित होती है। नेक्स्ट हमारा है गैस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट पे गैस। तो गैस क्या है, इसको देखते हैं। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें अंतराणुक बल बहुत कम होता है। इनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अणु कैसे होंगे? दूर दूर स्थित होंगे, अंतराणुक बल बहुत कम होगा। इनका आकार तथा आयतन दोनों ही क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। आइए फिगर देखते हैं। गैस के अणुओं की व्यवस्था। तो ये गैस के अणु हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिनके कारण अंतराणु बल बहुत कम होता है तथा इसी विशेष व्यवस्था के कारण, अणुओं के दूर दूर होने के कारण ही इनके आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आगे हम ठोस, द्रव, गैस के उदाहरण को देखते हैं एक साथ मिलाकर।
तो ये है हमारे कुछ उदाहरण ठोस, द्रव, गैस के। हमने इसको एक साथ मिले जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आए। तो ठोस के उदाहरण को देखते हैं। बर्फ, और बर्फ का ही रूप है जल, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जलवाष्प भी ये जल का ही रूप है, जो कि गैस अवस्था में होता है। तो जल यदि ठोस रूप में पाया जाएगा तो उसे हम बर्फ कहेंगे। यही जल अगर वाष्प या गैस के रूप में होगा जिसे हम जलवाष्प कहेंगे। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण होना चाहिए बर्फ, जल और जलवाष्प होना चाहिए। तो ठोस, द्रव, गैस ये स्पष्ट हो जाता है आपको। H2O जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, H2O, इसे हम जल का रासायनिक सूत्र कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O। आइए ठोस के कुछ अन्य उदाहरण को देखते हैं। ठोस के अन्य उदाहरण में है ईंट, पत्थर, लोहे का टुकड़ा, ईंट, पत्थर, लोहे का टुकड़ा इत्यादि। द्रव की अवस्था में बात करते हैं तो उदाहरण हम ले सकते हैं दूध, तेल, अन्य पेय पदार्थ जो भी आप लिक्विड अवस्था में लेते हैं वो सब द्रव अवस्था में हो जाएंगे। दूध और तेल उदाहरण हो गया इसका। गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य प्रकार की विभिन्न गैसें हैं। तो ये गैस के उदाहरण में हैं। तो ये है हमारा ठोस, द्रव, गैस के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक तत्व तथा यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अधिक से अधिक वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वे भी इस टॉपिक को समझ सकें और पढ़ सकें।